आज हम मिलने जा रहे हैं आत्मविश्वास से भरी, जिंदगी के समय समय पर कष्ट देने के बावजूद उन मुश्किलों का साहस और सामना पूरे विश्वास से करने वाली विभूति को मैं प्रणाम करती हूँ। श्रेया मेरी स्टूडेंट रह चुकी है और एक शिक्षक के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि वो अपने विद्यार्थी का इंटरव्यू या साक्षात करने जा रही हैं। तो कॉलेज में ही श्रेया एक गंभीर एक्सीडेंट से जूझी थी। तो आइए हम मिलते हैं श्रेया तेन श्रीवास्तव से। आप नमस्कार अपर्णा मैम। मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके व्यूअर्स के साथ शेयर कर पाऊँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तो मेरी टीचर रह चुकी हैं, फिर मेरी कोलीग रह चुकी हैं, हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल रह चुकी हैं, तो मेरा डिस्क्रिप्शन आपसे बेटर और कोई दे नहीं सकता। तो श्रेया हम जानना चाहते हैं आपके बारे में कुछ आपसे ही। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था 2010 में, जब मैं 4th ईयर स्टूडेंट थी, आर्किटेक्चर अंडर ग्रेजुएट की। और उस समय जैसे अभी भी आर्किटेक्ट्स के लिए हाथ से ड्राइंग करना, हाथ की की लिखावट, हाथ का डिजाइन, वो पूरा पूरा जैसे पूरा फ्लिप हो गया, क्योंकि मैं राइट ही रही थी मेरी पूरी लाइफ। 22 ईयर ओल्ड थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। एंड मैंने लेफ्ट हैंड से कभी पेन तक नहीं उठाया था, लिखने की कोशिश भी नहीं करी थी, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी थी वैसे। लेकिन पोस्ट एक्सीडेंट ऐसा था कि मेरे पास चॉइस था कि मैं पूरा प्रोफेशन ही छोड़ दूं, या फिर लेफ्ट हैंड में पेन उठाऊं और लिखना शुरू कर दूं। तो मैंने चूज किया कि मैं लिखूंगी, मैंने चूज किया कि मैं ड्रॉ भी करूंगी। और इतना थोड़ा मन में विश्वास लेके और एक बिलीफ जो कहते हैं मन का, वो रख के कि जो भगवान ने मुझे राइट हैंड में एबिलिटीज दी है, वो लेफ्ट हैंड में भी अभी भी मेरा ब्रेन इंटैक्ट है, तो मैं लेफ्ट हैंड से भी वो कर पाऊंगी। बस इतना विश्वास रख के मैंने शुरू किया अपना ये जर्नी। और भगवान की कृपा से और मेरे सारे वेल विशर्स की कृपा से और इतने अच्छे फ्रेंड सर्कल, टीचर, सभी के सपोर्ट से मेरा अंडर ग्रेजुएशन विथ ऑनर्स कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी आईआईटी रुड़की से 2 साल, जिसके दौरान मुझे DAAD स्कॉलरशिप का एक मौका मिला, जिसमें मैं इंडियन जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम कहते हैं इस चीज को। तो इट इज बिटवीन अ टाई अप बिटवीन ऑल IITs इन इंडिया एंड 7 बेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स इन जर्मनी। तो इसके थ्रू मुझे जर्मनी में स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर कंप्लीट करने का मौका मिला। और वहाँ पे मैंने टेंसाइल आर्किटेक्चर पे रिसर्च किया, जो मेरा थीसिस टॉपिक था, डिसर्टेशन टॉपिक। और फिर उसके बाद पैशन और बढ़ता चला गया। फिर पढ़ाई, मैंने सोचा कि मैं मेरा नॉलेज सभी से शेयर करूं, क्योंकि मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन पहले से था कि मैं पढ़ाऊं लोगों को। मैम को पता ही है इसके बारे में। तो मैम तभी प्रिंसिपल थी हीरे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में जब मैंने ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। और उसके बाद मेरा जैसे इंक्लिनेशन पूरा हो गया टुवर्ड्स डेवलपिंग पेडागोगी, जो कहते हैं आर्किटेक्चरल पेडागोगी। मतलब स्टूडेंट्स, आर्किटेक्चरल स्टूडेंट्स को किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए, सब्जेक्ट्स किस तरीके से डिजाइन करनी चाहिए, और कैसे हम इजी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं विथ मॉडलिंग। तो मैं वहाँ पर टेंसाइल आर्किटेक्चर एज अ इलेक्टिव कोर्स पढ़ाती थी हीरे कॉलेज में। फिर वहाँ पे मुझे अच्छे बैच ऑफ स्टूडेंट्स मिले, उससे एक टीचर को भी प्रोत्साहन मिलती है, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स एंथुसियाज्म दिखाते हैं तो टीचर भी और आगे बढ़ के, एक कदम आगे बढ़ के काम कर सकती है। तो आई वॉज लकी कि मुझे अच्छे स्टूडेंट्स मिले वहाँ पे। और फिर मैंने एक कोर्स डिजाइन किया ऑन टेंसिग्रिटी स्ट्रक्चरल सिस्टम, जो फिर हीरे कॉलेज से मैं शिफ्ट होके कमला रहेजा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में मैंने ज्वाइन किया कुछ साल बाद। एंड वहाँ पे मैंने टेंसिग्रिटी स्ट्रक्चरल सिस्टम पे रिसर्च किया। तो बेसिकली अभी मेरा करंट वर्क पोर्टफोलियो कुछ ऐसा है कि मैं
टेंसिग्रिटी आर्किटेक्चर पे ऑनलाइन कोर्सेस डिजाइन कर रही हूँ। प्लस मैंने ऑलरेडी एक 3 डे शॉर्ट कोर्स डिजाइन किया हुआ है जिसमें स्ट्रक्चर्स जो एक सब्जेक्ट है जो आर्किटेक्ट्स को बहुत डिफिकल्ट सा लगता है। वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई बिकॉज इट हैज मैथ्स एंड आर्किटेक्ट डर सा है कि मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, उसमें इक्वेशंस रहेंगे और बहुत कुछ कैलकुलेशंस रहेगा। लेकिन मेरा जो अप्रोच रहा था कुछ ऐसा रहा है कि मैं उनको सब्जेक्ट्स ऐसे इंट्रोड्यूस करती थी कि दे अंडरस्टैंड द फिजिक्स बिहाइंड द फिजिकल फिजिक्स बिहाइंड द सिस्टम rather than first telling them that these are the equations। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर होती है उस तरीके से। और बहुत सारे नए एक्सरसाइजेस ऐसे डिजाइन करे थे कि स्टूडेंट्स अपने आप में जैसे लोड उठा के फिर एक तराजू से बैलेंस समझा के कि इस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिजाइन कर सकते हैं, या ये सारे कंसेप्ट्स कुछ कुछ मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ मतलब एक्सप्लोर करने में। और अभी करंटली मेरा यही वर्क पोर्टफोलियो है कि मैं स्ट्रक्चर्स आर्किटेक्ट्स को आसान तरीके से समझा पाऊं वाया हैंड्स-ऑन वर्कशॉप्स। तो अभी तक ये तो मेरा वर्क पोर्टफोलियो रहा है। लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ और हो चुका है। तो लाइफ में मैं अभी मम्मी टू 1-year-old बेबी हूँ। मेरे बेटे का नाम ऋत्विक है और अभी उसको हम सब मिलके बड़ा कर रहे हैं। मैं ये समझ पाती हूँ कि हमारे इंडियन सिस्टम में सिर्फ माँ का रोल नहीं होता, हर एक इंसान का परिवार में बड़ा रोल होता है। और आज मैं आपके सामने, आपके सारे व्यूअर्स के सामने इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से बात कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा उसके दादाजी के साथ सो रहा है। तो परिवार में हर एक पर्सन ने इतना कंट्रीब्यूशन किया है, इतना मुझे सपोर्ट दिया है, लव दिया है कि मैं अपना करियर आगे बढ़ा सकूं। और छोटे छोटे तरीके से जब भी समय मिल सके तो उसमें सभी लोगों से इस तरीके से ऑनलाइन वर्चुअली इंटरेक्ट कर पाऊं, क्योंकि अभी कोविड का टाइम है इसलिए। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अभी तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छा एंड होप ऐसे ही आप बढ़ती रही आगे पूरे आत्मविश्वास के साथ, यही कामना है हमारी। क्या आप अपने भयानक जो एक एक्सीडेंट देखा था उसके बारे में हमें कुछ बताएंगी? Since this incident was really long and was covered by media, तो अगर आप मेरा नाम टाइप करें श्रेया सेन on Google, you will get a lot of details on what happened. मैं एकदम शॉर्ट में अभी बताती हूँ। तो this was end of May 2010, जब भी हम कलकत्ता से बॉम्बे आ रहे थे और तभी हम ट्रेन से ट्रैवल करते थे। मैंने कभी भी फ्लाइट से ट्रैवल उस टाइम तक किया नहीं था। तो मैं, मेरी मम्मी और भाई, हम तीनों स्लीपर कोच के बंक्स में सो रहे थे और ये एक्सीडेंट हुआ रात के समय। तो कुछ माओइस्ट्स ने ट्रेन का फिश प्लेट निकाल दिया था। इससे क्या हुआ कि ट्रेन पलट गई और ट्रेन जब पलटी तो मैं तब टॉप बंक में सोई हुई थी, तो क्योंकि नीचे गिरी मैं टॉप बंक से और उससे मैं अनकॉन्शियस स्टेट में चली गई। तो फिर उसके बाद जो भी हुआ उसका मुझे एग्जैक्ट रिकलेक्शन नहीं है क्योंकि मेरे अनकॉन्शियस स्टेट में हुआ था। मैंने जितना न्यूज में सुना इसके हिसाब से कोई और ट्रेन आई थी और हमारे ट्रेन को छेदते हुए चली गई। तो इससे क्या हुआ कि लाइफ लॉस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और मेरे केस में मैं वर्स्ट सर्वाइवर थी हमारे कंपार्टमेंट की। और मैम तभी हमारे कॉलेज में टीचर थी और उनको शायद, अगर मेरी मेमोरी करेक्ट है, आपको शायद किसी मीडिया लोगों ने भी आके कुछ कुछ पूछा था क्वेश्चंस रिगार्डिंग कि आपकी स्टूडेंट है श्रेया, ये सब पूछा था शायद मैम को। तो उस टाइम ऐसा हुआ था कि मतलब बिकॉज मेरा कोई पेन मेमोरी नहीं है कि मेरा हाथ कटता है, इसीलिए आई पर्सनली थिंक कि मेरा रिकवरी थोड़ा और फास्ट हुआ। क्योंकि जिनको वो पेन मेमोरी होती है कि कभी बड़ा एक हमारा हाथ में एक सुई भी चुभ जाती है तो बहुत दर्द होता है, उस दर्द की बात जो होती है वो देखकर भी होता है कि हमारे ब्रेन ने रियलाइज किया कि अरे हमारे हाथ में सुई चुभी है, और एक फीलिंग भी आती है। लेकिन अभी करंटली ऐसा है कि
मुझे उसका ऐसा विजुअल मेमोरी कोई है नहीं, लेकिन मेरे बॉडी ने रिकॉर्ड तो करी थी कि जब ये हाथ कटा था, तो तभी ऐसा हुआ। उस समय का ये था कि मीडिया ने बहुत उसको, जैसे अभी भी कोई चीज हो जाती है तो मीडिया उसके बहुत सेंसेशनलाइज कर देती है तो ट्रू है आज के दिन में भी। लेकिन जो सर्वाइवर्स होते हैं उस चीज के, उनके लिए ये सबसे टफ हो जाता है, क्योंकि अगर वो कांस्टेंट ग्लेयर ऑफ मीडिया के अंडर रहे, रिकवरी में और डिफिकल्ट हो जाती है। तो मैंने एक डिसीजन किया था कि मैंने हॉस्पिटल रूम में सारे अपने टीवी वीवी बंद करा दिए थे और कहा था कि कोई भी मेरे पास आए, जो भी मुझसे मिलने आए, वो प्लीज मेरे साथ इसके बारे में ना बात करे और कुछ बात करे। तो उस समय आई रिमेम्बर मेरी 2 नीसेस थी, 7th स्टैंडर्ड में एंड 10th स्टैंडर्ड में, और उस टाइम आई गेस फुटबॉल का ये कुछ वर्ल्ड कप होने वाला था ब्राजील में, एंड वका वका का सॉन्ग था। तो ये लोग ने आके मेरे लिए अपने आईपॉड में प्ले किया था, तो मुझे उससे एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर मिला। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन जस्ट दैट आई वाज एबल टू डिस्ट्रैक्ट माय माइंड फ्रॉम व्हाट हैड हैपेंड टू मी। तो ये छोटी छोटी चीजें मुझे अभी भी याद है और ये मायने रखती हैं। तो अगर आप या आपके कोई लव्ड वंस ऐसे किसी सिचुएशन से गुजर रहे हो, वर्ल्ड में इतने सुंदर बाकी चीजें हैं, इनका आभास कराइए। तो और छोटी सी एक स्माइल देकर, उनको हग करके, उनको प्यार से अगर आप थोड़ा इतना जताते हैं कि हम हैं तुम्हारे लिए, उससे बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, और जो सर्वाइवर है उसको और जीने की आकांक्षा बढ़ जाती है, और उसको और लगता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, चाहे जो भी कुछ हुआ हो हमारे पास्ट में। मुझे याद है जब ये न्यूज़ हमको मिली थी, हम सब इतने शॉक में थे कि अरे श्रेया के साथ में ऐसा, मतलब एक तो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, ड्राइंग बहुत अच्छी थी तुम्हारी, और साथ में मेरे तो अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे। उसके बाद में काफी सारे टीवी चैनल्स आज तक है, और भी कई सारे टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स आए मेरे पास कि मैडम आप उनकी क्लास टीचर हैं, उसकी पोर्टफोलियो दिखाइए, उनकी कोई ड्राइंग दिखाइए। मैंने मना कर दिया सबको, मैंने कहा मैं कुछ भी देने वाली नहीं हूँ, नहीं तो आप ब्रेकिंग न्यूज बना बना के उसको इतना परेशान करेंगे कि और उसको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं पहले ऐसा बना सकती थी और अब नहीं बना पा रही हूँ, तो मैं इसलिए आपको कुछ नहीं देने वाली हूँ। और ऐसे करके उनको भी बड़ा बुरा लगा कि मैडम कुछ दे नहीं रही हमको, पर मेरा रीजन सिर्फ न देने का यही था कि भाई उस जिस के साथ भी एक्सीडेंट हुआ है, उस वो देख देख के अपने आप को मैं इतना अच्छा कर सकती थी और मैं अब नहीं कर पा रही हूँ। तो हर किसी इंसान के लिए ये चीज बहुत आपको सोचने पे मजबूर कर देती है कि ये मेरे साथ ही क्यों। अगर ये मैंने ना ये सोचा ही नहीं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, रादर मैंने उल्टा चीज सोचा कि मेरी लाइफ तो बच गई, मतलब और वर्स हो सकता था, सही बात। दोनों हाथ नहीं रह सकते थे, ये भी हो सकता था, या फिर ब्रेन डैमेज हो सकता था, बहुत कुछ, क्योंकि इतना ब्लड लॉस हो चुका था। 7 घंटे तो हम ऐसे ही रेलवे ट्रैक पे पड़े थे, तब तक रेस्क्यू का कुछ आया तक नहीं था, और ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हो चुका था। तो बाय गॉड्स ग्रेस बाकी एवरी इंटरनल वाइटल ऑर्गन वाज ओके। तो ये मुझे हॉस्पिटल में जाके बाद में ये रियलाइज हुआ कि इससे बहुत और बुरा हो। तो अगर ये सोचे कि मेरे साथ ही क्यों, तो ये भी तो सोचा जा सकता है कि मेरे साथ ही क्यों नहीं, क्योंकि क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि एक्सीडेंट होते समय मेरे नीचे और 3-4 लोग दबे हुए थे, तो उनकी आवाजें तक मुझे अभी भी याद है कि वो चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे कि बंगाली में बोल रहे थे, क्योंकि खड़गपुर से आने वाली क्राउड है मोस्टली बंगाली, तो बांग्ला में बोल रहे थे कि माँ एक टू छोड़े जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि आप थोड़ा सा हट जाएंगे, मैं शायद बाहर निकल पाऊं। लेकिन मेरी कंडीशन ही अलग थी, मैं दबी हुई थी, वेस्ट डाउन, मतलब मेरे पैर पैरालाइज थे, हाथ एक था नहीं, दूसरा हाथ था लेकिन उससे मैं कुछ कर नहीं पा रही। तो ऐसे सिचुएशन में मतलब अगर ये सोचो कि आपसे भी अनफॉर्चुनेट बहुत सारे लोग हैं, और ये समझना कि आप बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आप जिंदा हो, तो अगर एक पर्सपेक्टिव का अंतर हो जाता है इसमें, पर्सपेक्टिव माइंड में अगर आप चेंज करो तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो। अगर पर्सपेक्टिव का ये कॉइन देखो कि सिर्फ मेरे साथ क्यों हुआ, तो फिर आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, जाते उससे और नीचे चले जाओगे। सही बात है।
तो आपने अपने आप को कैसे संभाला उस टाइम, जो आपकी मानसिक स्थिति रही? मेरा जो सेकंड ईयर से मैं कॉलेज में अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड बना रही थी। थर्ड ईयर में भी शायद रैंक 1 या 2, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ऐसा ही टाइप का कुछ रहता था मेरा। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फर्स्ट रैंक। और मुझे हॉस्पिटल में पता चला कि मैंने फोर्थ ईयर में यूनिवर्सिटी टॉप किया। तो तो तभी मुझे पता चला कि मेरे राइट हैंड ने अगर मुंबई यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स को हरा दिया है, तो मैं लेफ्ट हैंड से क्यों नहीं हरा सकती आगे। तो इस चीज ने, मतलब मेरे एकेडमिक एक्सीलेंस ने तब तक मुझे बहुत बढ़ावा दिया और मुझे ये प्रोपेल किया कि नहीं, मैं मेरा कोर्स फिनिश करूंगी, मैं आगे पढ़ूंगी और लोगों को भी पढ़ाऊंगी। तो ये एक मेजर रीजन थी। और दूसरी ये चीज थी कि पर्सनली मुझे ऐसा, मेरी मम्मी हमेशा, मतलब पेरेंट्स की टीचिंग्स तो बच्चे को बहुत कुछ देती हैं। एकेडमिक लाइफ आपको एक जगह तक ले जाएगी, फिर आपके वैल्यू सिस्टम्स, आप किन चीजों पे बिलीव करती हैं, वो सब आपको आगे लाइफ में ले जाती हैं। तो मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि बेटा, जितना भी बुरा हो ना, अच्छा दिन जरूर आता है। आफ्टर वेरी, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, आफ्टर वेरी क्लाउडी डे देयर विल ऑलवेज बी सनशाइन। तो सेम तरीके से मुझे ऐसा लगता था कि आज का दिन अगर मेरे लिए टफ है, तो आगे जरूर अच्छे समय आएंगे। और अगर मैंने उतना बिलीव किया उस समय में, हाँ बहुत तकलीफ हुई, बहुत पेन हुआ, कंटिन्यूअस 6-7 सर्जरीज हुए, स्किन ग्राफ्टिंग करना पड़ा था, मेरे हिप बोन्स 2 टुकड़ों में टूट गई थी, तो वो जोड़ने के लिए मुझे कंटिन्यूअस बेड रिडन रखना था उस टाइम। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था मेरे लिए भी, क्योंकि मैं ऐसे बबली सी इंसान हूँ, बाहर जाने में अच्छा लगता है, हॉस्पिटल में बैठे रहने को किसको अच्छा लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हाँ डिफिकल्ट था उस समय, लेकिन थोड़ा ये सोचा कि अगर उसको ओवरकम कर पाऊँ तो फिर अच्छे दिन भी देख पाऊंगी। तो इससे आई थिंक मेरे पेरेंट्स के टीचिंग्स ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। उनके सपोर्ट ने, मेरे फ्रेंड्स के सपोर्ट ने, उस टाइम मेरे जो क्लासमेट्स थे बैचलर्स के, योगिता पाटिल, फिर मनाली मेहता, फिर सारे सारे क्लासमेट्स, 80 लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर एकजुट होकर मेरे लिए एक श्रेया सेन सपोर्ट ग्रुप बनाया। और उससे क्या हुआ कि उन्होंने मेरी जो मैसेज है कि ये बहुत अच्छी स्टूडेंट है आर्किटेक्चर की, इसका अच्छा फ्यूचर हो सकता है, बट शी नीड्स अ प्रोस्थेटिक हैंड, तो उन्होंने ये मैसेज हर एक इंसान तक जाने की कोशिश करी फुल फ्लेजेड। मेरे टीचर्स ने भी पूरी हेल्प करी इसमें। उन्होंने मेरा बैकग्राउंड दिया, उन्होंने ये बताया कि हाँ ये बहुत सिंसियर स्टूडेंट है। तो इन इन चीजों से क्या हुआ कि मैं मीडिया स्पॉटलाइट में आ गई, बट नॉट इन अ बैड वे, बट इन अ गुड वे, विच इज बैक्ड बाय माई फ्रेंड्स। तो इसमें एक मुझे एक टेंशन नहीं रहता था कि कोई पता नहीं क्या कहेगा, कि मुझे पता है कि मेरे फ्रेंड्स संभाल रहे हैं, वो मेरा एक आइडेंटिटी बना रहे हैं। और इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया मुझे टू हेल्प मी आउट फाइनेंशियली, एज वेल एज मेंटोरशिप, जो जिस चीज को कहते हैं। तो मेरे 3 या 4 बड़े मेंटर्स बन गए। मैं यहाँ पे उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इश्यूज, लेकिन जो अपने फील्ड में बहुत बड़े बड़े पोजीशंस में रहे हैं, इन प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर, ऑर्गेनाइजेशंस है, रोटरी क्लब ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने मुझे बहुत हेल्प किया, और उनके प्रेसिडेंट्स मेरे मेंटोर्स बन गए। और उन्होंने क्या किया कि मुझे एक इमोशनल सपोर्ट जो कहते हैं एंड इंटेलेक्चुअल सपोर्ट प्रोवाइड किया, और कहा कि तुम्हें क्या बनना है, हम तुम्हें मेंटोर करेंगे, हम तुम्हें हेल्प करेंगे कि तुम्हारा जो करियर पाथ है तुम उससे ना हटो। तो इससे मुझे एक और सपोर्ट सिस्टम मिला, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में कोई भी हो, उसे एक इनसिक्योरिटी फील होती है अपने फ्यूचर के बारे में, और उस इनसिक्योरिटी को उस समय अगर डील ना करा जाए, उसको दबा दिया जाए, ये कहा जाए कि भाई अभी तुम बस सही हो जाओ, उसके बाद देखा जाएगा, ये अगर कह दिया जाए तो वो उसके सपनों को चूर कर देता है। लेकिन अगर उस समय कोई मेंटोर बन जाए आपका,
और ये कहे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें जो करना है वो हम तुम्हें राह दिखा पाएंगे, उसके बाद ऑफ कोर्स तुम्हें खुद से बढ़ के आगे बढ़ के करना पड़ेगा, लेकिन राह हम दिखा पाएंगे। तो ये वाला पार्ट उन्होंने उस समय किया था, और मुझे बहुत एनकरेज भी किया कि पूछा था मुझे किसी लोग, मतलब मेरे एक तभी तभी एक्चुअली इंटर्नशिप का समय था, 4th ईयर के बाद स्टूडेंट्स इमीडिएटली जाके ऑफिस में काम करते हैं, और मुझे इंटर्नशिप का ऑफर मिला है हॉस्पिटल बेड पे विदाउट गिविंग एन इंटरव्यू और प्रोफेसर आनंद पी नायर एंड एसोसिएट्स से, वो उनका ऑफिस था अंधेरी में, और उन्होंने अपने ऑफिस के एक पर्सन को मुझे बाय फ्लाइट भेजा कैलकाटा, ये कहने के लिए कि श्रेया तुम्हारे लिए हमारे ऑफिस में एक जगह है। बस इतना सुन के भी मन में एक बहुत तसल्ली होती है कि आई कैन डू समथिंग फर्दर, एंड if someone wants me to work for them, then they believe in me even after whatever has happened. तो इन चीजों से एक कॉन्फिडेंस सा बढ़ गया कि आई कैन फाइट दिस। तो आपने शादी के बाद बेबी को भी संभाला, तो उसको संभालने में दिक्कतें आई होगी? बहुत सारी मैम मतलब एक्सट्रीम बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और मतलब इनिशियली तो सबसे डिफिकल्ट तो यही बात है कि बच्चे को आप एक हाथ से उठा नहीं सकते। तो एक माँ के लिए ये जानना कि मैं अपने बच्चे को उठा नहीं पाऊंगी कुछ महीने तक, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात हो जाती है। लेकिन वैसे मेरे हस्बैंड ने, प्रतीक ने, मतलब मोर देन माय राइट हैंड का रोल निभा के, मतलब रात को जगना, फीडिंग में मुझे हेल्प करना, उसको आज तक वो फीड करता है तो उसको मुझे सपोर्ट दे के उसको देना, तो ये चीजों में उसने कभी भी एक डिस्कम्फर्ट नहीं जताया अपना कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये करना, although he is a male and an Indian male. And many guys do not think that they should be a part of this, or they don't even feel like supporting their wives. But यहाँ पे उसने एकदम उल्टा काम किया और उसने पूरा सपोर्ट किया मुझे, और हर एक चीज में जैसे मुझे ये फील नहीं होने दिया कि तुम में कोई कमी है। तो यहाँ पे अंतर आ जाता है एज पेरेंटिंग विथ टू पीपल। तो मेरा बच्चा कहता है कि मम्मी कौन है, तो मम्मी मैं हूँ, और वो पापा को भी कभी कभार मम्मी बोलता है क्योंकि उन्होंने मम्मी का रोल निभाया है। बच्चे को बड़ा करने के लिए मेरे सास ससुर, उनका भी बहुत मेजर रोल रहा है, छोटी छोटी चीजों से लेके, मतलब उसको नहलवाना से लेके हर एक चीज। छोटे बच्चे होते हैं तो आप एक हाथ से आप करोगे तो आपका एक डेंजर रहता है ना कि कहीं पे आपने सपोर्ट नहीं दिया, कुछ लचक गया, कुछ गड़बड़ हो गया। तो ये चीज को मुझे कभी भी टेंशन नहीं लेना पड़ा क्योंकि मेरे परिवार हैं, वो सभी ध्यान रख रहे हैं उसका, और मुझे वो एक पीस ऑफ माइंड जो कहते हैं ना वो रह रहा है कि कभी भी मुझे ऐसे सोचना नहीं पड़ता है कि मेरी जो डिसेबिलिटी है उससे मेरे बच्चे पे कोई फर्क पड़े। क्योंकि अगर परिवार का साथ है और अगर बच्चे को माँ पे विश्वास है यहाँ पे भी एक बहुत अंतर आ जा रहा है कि बच्चा जैसे बड़ा हो रहा है ना, उसे ये समझ में आ रहा है कि मेरी माँ को ये वाला हाथ है नहीं, तो वो कभी भी ऐसी चीज की जिद नहीं करता जिसमें दोनों हाथों की जरूरत पड़े। और कुछ कुछ चीजें उसने ऐसे सीख ली है, जैसे छोटे बच्चों को आपने देखा रहेगा डकार दिलानी पड़ती है, तो मेरा बेटा 4 महीने से ही खुद से डकार लेने लग गया था क्योंकि उसको लगा था कि ये माँ तो मेरी दूध पिलाने के बाद डकार नहीं दिला पाएंगी तो मेरे पापा दिलाते हैं, लेकिन अगर मैं खुद से ले लूं तो और अच्छा हो जाएगा। I consider myself as a special needs mother. I have special needs, and my boy is a special need child because he's my boy. तो लेकिन since he is my boy, that's why he has adapted to whatever limitations I have. अभी तो वो बस 1 साल 2 महीने का है, बात भी नहीं कर सकता, लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें से मुझे लगता है कि हाँ उसे समझ में आता है कि माँ को ये प्रॉब्लम होती है और यहाँ पे दिक्कतें होती है और मैं क्या कर सकता हूँ कि उनको तकलीफ ना हो। तो ये चीजें मुझे लगती है कि नेचर ने भेजा हुआ है हर बच्चे को इस एबिलिटी के साथ,
बस वो है कि सिचुएशन टू सिचुएशन बच्चा उसको यूटिलाइज करता है। तो आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए अपने आप को कैसे प्रोत्साहित करती हैं? मैं अपना पैशन फॉलो करती हूँ। मुझे आई वाज लकी इनफ दैट मैंने अपना जो करियर चॉइस है वो सही से चूज किया था। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं आर्किटेक्ट नहीं होके और कुछ हो सकती थी। और उससे बस मुझे एक लव, अफेक्शन, पैशन, उसी से लाइफ में एक रस भर जाता है जो कहते हैं ना। और ऐसा लगता है कि अगर मैं उसके बारे में थोड़ा भी कहीं पढ़ लूँ या बात कर लूँ किसी से, जैसे मैं अभी अपनी टीचर से बात कर रही हूँ, तो इन चीजों से मुझे बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे टीचर में और मेरे में ये कॉमन थ्रेड है आर्किटेक्चर का, एंड दैट इज समथिंग विच आई लव सो। तो इसी से मुझे लगता है कि अगर लाइफ में अगर कोई भी चीज आप पैशनेट रहो किसी चीज के बारे में, उसे फॉलो करो एज अ प्रोफेशन, तो आपको कभी प्रोफेशन को काम जैसा फील नहीं होगा। उसे हमेशा फन एक्टिविटी लगेगी। और आई थिंक दिस इज वन मैसेज आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल। आप आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स को कुछ बोलना चाहेंगी? जरूर। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इस प्रोफेशन में अपने चॉइस से आए हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आए हो तो फिर इस प्रोफेशन में ना रहें। क्योंकि कोर्स लंबा है, और अगर पैशन नहीं है तो फिर बहुत स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में स्पेशली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कोर्स कंप्लीट करने में। और फील्ड में नाम बनाने के लिए आपको अभी करेंटली बहुत सारे एवेन्यूज हैं जो आप यूटिलाइज कर सकते हो। आप आर्किटेक्चर के बैकग्राउंड से डिजाइनिंग में जा सकते, आर्किटेक्चर होती हैं, फिर राइटिंग्स इन आर्किटेक्चर होती हैं, फोटोग्राफी इन आर्किटेक्चर होती है। बहुत सारे सारे एवेन्यूज हैं जो थ्रू वन बेस कोर्स दैट इज आर्किटेक्चरल अंडर ग्रेजुएट कोर्स आप फर्दर और परस्यू कर सकते हो। तो इन एवेन्यूज के बारे में बहुत कम लोगों को एक्चुअली अवेयरनेस है, और मोस्टली लोग वही सोचते हैं कि अगर बिल्डर का बेटा या बेटी हो या आर्किटेक्चर फैमिली से बिलोंग करते हो तभी आपको जाना चाहिए इस प्रोफेशन में, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे अलग अलाइड कोर्सेज परस्यू कर सकते हो आफ्टर डूइंग आर्किटेक्चरल अंडर ग्रेजुएट। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, पैशन तो बहुत जरूरी है इसमें। बिना पैशन का कोर्स ही नहीं हो सकता ये। वेरी ट्रू। बिल्डर्स और आर्किटेक्ट्स के बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है, उस पे वो खड़े होके आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग हाँ, नहीं जाते हैं उनको वो प्लेटफॉर्म भी तैयार करना पड़ता है, तो दैट उनको इज। प्लेटफॉर्म भी तैयार। तो जो आपका ये आर्टिफिशियल लिम्ब लगाने में जो स्ट्रेंथ बरकरार रहती है। एक्चुअली वैसे इस केस में मैं थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट रही हूँ कि जिस टाइप का मेरे पास एक रोबोटिक लिम्ब है वो मेरे बॉडी स्ट्रक्चर के लिए सूटेबल नहीं था। उस समय क्या था कि लोगों का एक प्रेशर था, और जो मेरे स्पॉन्सर्स थे उनका भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर था कि इसको लिम्ब लग जानी चाहिए। हाथ नहीं है ये देख के उनको टेंशन ज्यादा था मेरे से ज्यादा। तो इस बात से क्या गड़बड़ हो गई कि मेरा ये पार्ट जो हैंड का, ये आप देख पाएंगे, ये हैंड है, ये सिर्फ 2.5 इंचेस है जो मेरा नेचुरल लिम्ब प्रेजेंट है। अभी विद 2.5 इंचेस when you want to put an entire artificial hand, this is the 2 inches which will hold, जो पकड़ के रखेगी उस पूरे हाथ को। और वो पूरा हाथ, बिलीव इट और नॉट, 1.5 kg का होता है। जैसे मूवीज में बताते हैं ना 1.5 kg का हाथ, एक्चुअल में होता है 1.5 kg का। और 1.5 kg का हाथ को सिर्फ इतने पार्ट से पकड़ के रखने के लिए आपको बहुत इलेबोरेट एक सिस्टम की जरूरत होती है, जो जिसको कहते हैं हार्नेस सिस्टम। तो हार्नेस सिस्टम जो है वो इतना इलेबोरेट है कि आप, मुझे बंद बंद लगने लगा। और एक चीज लगने लगी कि मैं अगर हाथ को खुद से पूरा ना पहन पाऊं तो पॉइंटलेस है, अगर मुझे हैंड पहनने में ही किसी का मदद लेना पड़े, राइट, बिकॉज आई एम वेयरिंग द हैंड टू बिकम इंडिपेंडेंट। और एक चीज हो गई कि मेरे पास तभी तक ऑलरेडी एक कॉस्मेटिक लिम्ब कहते हैं उसको, तो वो हाथ नेचुरल हैंड जैसा दिखता है। इट डज नॉट फंक्शन लाइक अ हैंड, लेकिन हैंड जैसा दिखता है। तो दैट इज वेरी लाइट कंपैरेटिवली 600 ग्राम्स। तो वो मुझे पहन के मुझे लगा कि आई कैन वेयर इट ऑन माई ओन। तो मैं जनरली कॉलेज में भी जब मैं पढ़ाती थी तो मैं वही पहन के आती थी।
I rarely used my robotic hand because of weight issues. And currently, although there have been so many advancements in technology, हैंड्स पे रिसर्च बहुत कम हुआ है. लेग्स पे बहुत रिसर्च हुई है, प्रोस्थेटिक लिम्स में बहुत सारे कंपनीज भी हैं, लेकिन हैंड्स के डिजाइन पे उसको लाइट वेट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हार्डली एनी रिसर्च, हार्डली. सो जो आर्टिफिशियल रोबोटिक लिम्ब है वो ऐसे उठती है, पहले हाथ मोड़ो, फिर रिस्ट मोड़ो, फिर एल्बो मोड़ो, फिर वापस से हाथ खोलो, रिस्ट खोलो, फिंगर्स खोलो. तो ऐसे एक एक चीज का मैसेज हम वाया ब्रेन विद अ ब्रेन इम्प्लांट और वाया मसल, जैसे हमारे यहाँ पे 2 मसल्स रहते हैं, ऊपर वाला एक मसल्स और नीचे वाला बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स रहता है. तो यहाँ पे 2 एक्चुएटर्स लगाते हैं सॉकेट के अंदर, और बाय प्रेसिंग द मसल वी सेंड अ सिग्नल दैट ओके नाउ यू हैव टू रोटेट द हैंड, ओपन द फिंगर्स. इस टाइप का फंक्शनिंग होता है करंट सिस्टम में. लेकिन देयर इज अ लैग. हमारी ह्यूमन बॉडी ऐसे फंक्शन नहीं करती. हमारी ह्यूमन बॉडी एक साथ सब कुछ करती है. उसमें कभी भी ऐसा नहीं रहता कि रिस्ट हिलाओ, फिर फिंगर्स हिल पाएंगे, उसके बाद बंद कर पाएंगे. तो अगर इतना टाइम लैग जाता है, आप वो काम लेफ्ट हैंड से ही कर लोगे. आप राइट हैंड को क्यों ट्रेन करोगे? तो मेरा पीएचडी का रिसर्च टॉपिक ये है कि मैं एक आर्टिफिशियल लिम्ब बनाऊं बेस्ड ऑन टेंसिग्रिटी स्ट्रक्चरल सिस्टम which works on natural human body principle and which does not have this lag, in which naturally the physical action can happen, again using mechanical forces, not by embedding something in the brain because it has its own other difficulties. So ऐसा कुछ hope है future का. अच्छा, नहीं श्रेया, all the best for your this research work and you Thank you. hope you will go very long in this research. So बहुत Thank अच्छा you. श्रेया. एक और लास्ट सवाल, अगर जरूर. कोई इस स्थिति से गुजरे, राय देना चाहेंगे? पहली चीज तो मैं होप करूंगी, प्रे करूंगी कि किसी को इस स्थिति से ना गुजरना पड़े. लेकिन अगर ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अगर इस स्थिति से किसी को गुजरना पड़ रहा है, तो सबसे बड़ी बात मैं यही कहूंगी कि मन की शक्ति तन की शक्ति से बढ़ के होती है. अगर मन को स्ट्रांग बना सकते हैं, जैसे मैं उस समय गाना गाती थी, मुझे अच्छा फील होता था, बस इसीलिए गाती थी. सिंगिंग से मुझे हीलिंग भी हुआ है. खुद की गाने से अच्छे हो जाओगे, आप हो सकते हो और हो रहे हो हर मोमेंट. तो इससे आप आज को, आने वाले फ्यूचर प्रॉब्लम्स को सभी के साथ डील कर पाओगे. बस वही आई थिंक क्रूशियल फैक्टर हो जाती है. बहुत अच्छा श्रेया, आपसे मिलकर सच में अपना खुद का आत्मविश्वास भी बढ़ता है. तो धन्यवाद श्रेया. इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को अनुकूल बनाने वाली हमारी श्रेया एक मिसाल है. तुम अपने जीवन में बढ़ते रहो, अलग अलग ऊंचाइयों को छूते रहो, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Thank you to all the viewers for listening to me so patiently. देख रहे हैं इंस्पिरेशन स्थान. आगामी वीडियो के लिए इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने कमेंट्स देना न भूलें. धन्यवाद.